नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित। वक्त हो गया प्रहार का, और प्रहार में सबसे पहले बात बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। और सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सिर पर बंगाल का ताज सजने जा रहा है। इस पर आज फाइनल फैसला आ जाएगा, क्योंकि बंगाल बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है और विधायक दल का नेता कौन होगा इसे चुनने के लिए बीजेपी के अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री आज सुबह सुबह कोलकाता पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और उनके साथ सह पर्यवेक्षक के रूप पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी कोलकाता पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। अमित शाह खुद शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करेंगे, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस जाएंगे और जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्यपाल से सरकार बनने का न्योता मिलने के बाद कल सुबह 10 बजे कोलकाता में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पहली बार बीजेपी को 2/3 से ज्यादा प्रचंड बहुमत भी मिला है। और इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 17वीं विधानसभा को भंग कर दिया, और जिसके साथ ही ममता सरकार भी बर्खास्त हो गई है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन जब कल 17वीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो राज्यपाल ने उसे भंग कर दिया है। अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। कल शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे कोलकाता एयरपोर्ट पर, प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया फूलों के गुलदस्ते के साथ। उनके पीठ पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार थपथपाया गया है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद गृह मंत्री ने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन खुद उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से कहा कि आप भवानीपुर में जाके चुनाव लड़ो और दीदी को दीदी के गढ़ में जाके चुनौती दो। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी तैयार हुए और उसके बाद ना सिर्फ तैयार हुए बल्कि भवानीपुर में हराया भी, और 16,000 से भी ज्यादा के करीब मार्जिन से हराया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ तमाम बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह को स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सबके जहन में तो एक ही सवाल है। आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तब भी यह सवाल आपके सामने हमने रखा था। एक बार फिर से दर्शकों के लिए रख रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर क्या कोई मन में संशय रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी से, इसमें कोई भ्रम, कोई संशय किसी भी लेवल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है और इसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बस तय होनी है। मुख्यमंत्री के तौर पे आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी का नाम तय है और शुभेंदु अधिकारी ने इसे अर्न किया है। जिस प्रकार से बीजेपी में आने के बाद बीजेपी जिस प्रकार की आक्रामक राजनीति चाह रही थी, उस आक्रामक राजनीति के चेहरे के तौर पे शुभेंदु अधिकारी सामने आया। और क्योंकि वो टीएमसी से आए हुए थे, तो टीएमसी की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मजबूत ताकत और उसकी कमजोरी दोनों ही चीज़ों को जानते थे और उसके हिसाब से उन्होंने हैंडल किया। दूसरी चीज़ कि चाहे नंदीग्राम हो या भवानीपुर हो, दोनों जगह ममता बनर्जी को उस रूप में हराना ये अपने आप में बड़ी बात है। तीसरी चीज़ कि बीजेपी का अभी आगे का बहुत सारा टास्क बाकी है। बंगाल में अभी भी 80 विधानसभा के विधायक हैं टीएमसी के पास। टीएमसी का ढांचा है और पोस्ट वॉल वायलेंस जिस प्रकार से हो रहा है, जिसके पीड़ित एक तरह से शुभेंदु अधिकारी का रहे, जब उनके पीए के साथ इस तरह की एक तरह से की दुर्दांत हत्या की गई, तो उस कंडीशन में आप समझ सकती हैं कि बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस वाले कल्चर को बदलना कितना ज़रूरी है। वहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व की दरकार है बीजेपी को, और वो मजबूत नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी के तौर पे हो। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये कि गवर्नेंस आपको देना है, रिजल्ट आपको देना होगा, क्योंकि आगे फिर 2029 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नज़र रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बंगाल से जीत कर आए। और उस लिहाज से वो एक स्टेट वैसा है जहां पर बीजेपी अपना ज़बरदस्त उभार देखना चाहेगी अगले लोकसभा चुनाव में, जो कि एक पोटेंशियल हो, एक कह सकते हैं आपकी काइंड ऑफ इंश्योरेंस मिल गया बीजेपी को कि कहीं से किसी राज्य से अगर कोई कुछ सीट घटे तो बंगाल उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। और वहाँ पर ये तभी हो पाएगा जब आप गवर्नेंस दें। तो सामान्य चीज़ें जैसे आयुष्मान भारत के बारे में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि पहली कैबिनेट में ही उसको फैसला किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कहीं नहीं गई है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऑलरेडी इस पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है कि कैसे घुसपैठिए ना आए, इसके लिए बाड़ेबंदी और फेंसिंग तो की जाएगी, जो 600 किलोमीटर का एरिया जो बाकी है। लेकिन जो घुसपैठिए आ चुके हैं
उनको बाहर कैसे भेजना है, क्या करना है, इसको लेके बहुत गंभीरता से मंथन चल रहा है। और यही वजह है कि इसकी एक गूंज आपने बांग्लादेश में भी सुनी कि वहाँ के एक नेता ने किस प्रकार से बोला वहाँ से आने यहाँ बंगाल से उनके लोगों के वापस जाने के संदर्भ में। तो ये एक बड़ा टास्क है। गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात को कहते रहे चुनाव के दरमियान भी कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, और जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ये तय मानिए कि ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था। बीजेपी इस बाबत बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसमें बहुत कुछ एक्शन होगा। कई सारी चीज़ें आपको तुरंत पता चलेंगी, कई सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, लेकिन वो होगा और वो एक बड़े टास्क के तौर पर टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में वो है, और वहाँ भी एक मजबूत नेतृत्व की ही जरूरत होगी मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल देवेंद्र, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें एक विषय दे दिया, उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि सबकी इस वक्त रुचि सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन आएंगे, मुख्यमंत्री जैसा आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का बनना बिल्कुल तय है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उप मुख्यमंत्री भी क्या बनेंगे, अगर बनेंगे तो कौन बनेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से जो अन्य राज्यों में एक ट्रेंड हमको देखने को मिला था कि उसमें 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, राजस्थान में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम हुआ, बिहार में भी देख लीजिए एनडीए की सरकार है, वहां पर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में अगर 2 डिप्टी सीएम बनते तो कौन चेहरा हो सकता है? दिलीप घोष हो सकते हैं क्या? निशित प्रामाणिक हो सकते हैं? महिलाओं के नाम में भी सामने आ रहे हैं, अग्निमित्रा क्या पॉल हो सकती है या फिर रूपा गांगुली हो सकती है? तमाम ये कुछ नाम है जो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए भी हम हमारे पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन से भी हम जानते हैं और साथ ही साथ देवेंद्र से भी जानेंगे, क्योंकि दोनों के पास कोई ना कोई जरूर खबर होगी इसको लेकर। पवन, सबसे पहले तो आपके पास ही चल रहे हैं, फिलहाल आप कोलकाता में मौजूद हैं, तो जरा तस्वीर हमको दिखाइए कि आप कहां पर हैं, और दूसरी बात है कि जो हम बात कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम को लेकर क्या इन नामों को लेकर चर्चा हो रही है? अच्छा, ये तस्वीर आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह नोवोटेल पहुंच चुके हैं, जहां वो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के साथ, बंगाल लीडरशिप के साथ मुलाकात करेंगे। और अमित शाह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज बैठकों का दौर है, विधायक दल की बैठक से पहले यहां अमित शाह पहुंचे, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए और आज यहां वेव करते हुए यहां पहुंचे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान। अमित शाह की गाड़ी के पीछे, उन्हीं की गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी उनके साथ सवार हैं। तो अब शायद कोई संकेत या को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अब लगभग कंफर्म है कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अमित शाह के साथ उनकी गाड़ी में सवार होकर वो नोवोटेल पहुंच चुके हैं। जहां तक मुख्यमंत्री पद के अलावा चेहरों की बात हो रही है, तो अग्निमित्रा पॉल लोकसभा में थी, लेकिन अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो हैं। दिलीप घोष भी लोकसभा चुनाव में नहीं जीत हासिल कर पाए थे, लेकिन अब की बार दोबारा विधानसभा उतरे हैं, वो हैं स्वपन दास गुप्ता हैं, जिनका मंत्री बनना माना जा रहा तय है। इसके अलावा समीक भट्टाचार्य अपनी अध्यक्ष की भूमिका बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक मथुआ समाज से होगा और एक महतो समाज से होगा, ये बिल्कुल तय है। और पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो अर्जुन सिंह और उमेश राय 2 नाम प्रोबेबल माने जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह का जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें उमेश राय बाजी मारते हैं, जो कि हुगली उत्तर से विधायक बने थे, वो मंत्री की जो कैबिनेट होगी उसमें शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी बात एक और है, आरजीकर में पानीहट्टी से विधायक बनी आरजीकर डॉक्टर बेटी की मां, वो भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। तो ये कुछ वो नाम हैं जो प्रोफाइल के हिसाब से मंत्रिमंडल में फिट नजर आ रहे हैं। यहां हमें जो सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का होगा और एक के बाद एक अब नेताओं का आना यहां जारी है। देखना होगा कि ये काफिला या कारकेट किसका है, वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल पवन, आपने तस्वीरें भी पहुंचाई, आपने हमें कुछ नाम भी दिए हैं। देवेंद्र हमारे साथ हैं, तो हम देवेंद्र से भी इस बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देवेंद्र के पास हो सकता है इस बारे में जरूर जानकारी हो। देवेंद्र, एक तो है कि जो तस्वीरों को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई जा रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अपने साथ ही गृह मंत्री अमित शाह उनको लेकर नोवोटेल पहुंचे हैं, जहां पर यह मीटिंग होने जा रही है। तो ये संकेत किस तरफ इशारा करते हैं, आप बेहतर समझते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ये हो सकता है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में पैटर्न देखने को मिला है बीजेपी का कि 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, क्या ये बंगाल में भी फॉलो किया जाएगा या हो सकता है इसके उलट कुछ और तस्वीर देखने को मिले?
अमित, कल जब गृहमंत्री अमित शाह बिहार से दिल्ली आए तो पहले उनका प्रोग्राम ये था कि बिहार से सीधे कोलकाता जाएंगे, फिर ये हुआ कि बिहार से दिल्ली आए और फिर दिल्ली से कल ही कोलकाता चले जाएंगे। लेकिन कल देर रात उनकी बैठक हुई पीएम के साथ और उस बैठक में वो पीएम से जो तमाम निर्देश मिलने थे बंगाल के लेकर वो मिल चुका है। अब इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह वहाँ पर जब गए हुए हैं तो वहाँ जो प्रदेश के नेता हैं अलग अलग, उनके साथ अगले 2-3 घंटे बैठक होगी और उसके बाद ये बाकी डिप्टी सीएम और इस तरह कौन मंत्री बनेगा, इस तरह की चीज़ों पर फाइनल मुहर लगेगी। अभी तक जो एक पैटर्न चला आ रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीजेपी डिप्टी सीएम बनाती है, तो उस पैटर्न के हिसाब से बंगाल में भी चर्चाएं चल रही है कि यहाँ भी 1-2 डिप्टी सीएम होगा एक मुख्यमंत्री के साथ। और वो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि एब्सर्ड हो, बीजेपी ऑलरेडी इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। बंगाल में करेगी या नहीं इस बाबत फैसला अभी नहीं हुआ है कि बहुत टॉप लेवल से हमने इसको क्रॉस चेक किया था, अभी उसमें बिल्कुल भी यह फैसला नहीं हुआ है। बोला ये गया कि अभी वो ओपन है कि ये करना है या नहीं करना है। आमतौर पर ये किया जाता है इस लिहाज से कि आप एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन दे दें, जैसे मान लीजिए किसी महिला को रखना है तो महिला को रखना है, किसी शेड्यूल कास्ट को रखना है या किसी पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया के हिसाब से रखना है तो उन नामों को रख दें। बाकी जब नामों को मैं देख रहा हूँ तो उन नामों के हिसाब से अगर विधायकों की सूची को अगर आप देखें तो जो बड़े नाम नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के अलावा, जैसे अग्निमित्रा पाल जो कि आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ी थी, पहले फैशन डिजाइनर थी और इस बार टीएमसी के तापस बनर्जी को उन्होंने 40,000 वोट से हराया। और उनकी सबसे खास बात यह है कि आक्रामक चेहरा, महिला चेहरा तो है ही, शुभेंदु अधिकारी की ट्रस्टेड है। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर वो बन रहे हैं तो किस प्रकार से मंत्री बना सकते हैं। इसके अलावा अमित सामंता, अशोक लाहिरी जो कि पॉलिसी मेकिंग में जाने जाते हैं। जी अमित। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात ये बताई है कि जो आप नाम गिना रहे थे, क्योंकि उसमें मैं आऊंगा, क्योंकि महिलाओं का जब जिक्र होता है तो जिस तरह से 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने एक तरह से विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो हो सकता है कि बंगाल में भी बीजेपी ये बताएगी कि किस तरह से महिलाओं को आगे रखने के लिए वो काम करती है। सिर्फ यानी कहते हैं ना वॉक द टॉक, हम सिर्फ बोलते नहीं करके भी दिखाते हैं। लेकिन एक तस्वीर भी हम जरा दिखाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 3 हमको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है शुभेंदु अधिकारी से जब मुलाकात हुई गृहमंत्री अमित शाह की एयरपोर्ट पर। आप देखिए कि उनको किस तरह से उन्होंने अपने करीब खींचा, उनकी पीठ थपथपाई और जो जीत है वो समझते हैं, अगर वो चाणक्य है तो चंद्रगुप्त थे उनके, और उन्होंने जमीन पर लड़ा है इस चुनाव को और लड़के जीत के दिखाया है। और अपने कह सकते हैं कि गुरु कहें या फिर उनके मार्गदर्शक कहें गृहमंत्री अमित शाह, उनके उस एजेंडे को उन्होंने पूरा किया है जिसका सपना उन्होंने देखा था। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर इस वक्त मीटिंग होने जा रही है, गृहमंत्री अमित शाह के साथ उन्हीं की गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर में भी आप देख पाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी आपको गृहमंत्री के बहुत करीब नजर आएंगे। और यही जो तस्वीरें हैं, यही तो तस्वीरें हैं जो हमारे देवेंद्र पराशर बता रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे सहयोगी पवन नारा भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर फिलहाल कोई संशय ही नहीं है। जो तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ बाकी कौन मंत्री हो सकता है या डिप्टी सीएम हो सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। पवन, एक बार चीज बताइए, क्योंकि आप जब कोलकाता में हैं तो आप बीजेपी ऑफिस में गए होंगे, न्यू टाउन में ऑफिस है, क्या यहां पर किसी और के नाम की कहीं से कोई भी चर्चा या फिर कोई सुगबुगाहट भी सुनने को मिली, या एक नाम पे सब फुल स्टॉप? देखिए, अगर बीजेपी दफ्तर की चर्चा की बात करेंगे तो बीजेपी के दफ्तर की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती है। और कोई भी परिपक्व बीजेपी का नेता किसी पत्रकार के साथ इस तरह की चर्चा भी नहीं करना चाहता है। ये सब्जेक्ट आउट ऑफ डिस्कशन है। हम लगातार आउट ऑफ सिलेबस ही है ये चुनाव नतीजों के बाद। इस बात पर हमें कोई, अमित आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ सिलेबस ही है, उसको दूरी रखिए इस तरह से। हाँ बिल्कुल, दूरी रखिए। कोई भी नेता ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, अगर किसी से हमने पूछा कि क्या आप भी दौड़ में हैं, दिलीप घोष के याद आ रहा है, मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा, मैंने कहा दादा आप भी रेस में है क्या? कहते सपना देखना कौन सी बड़ी बात है, आप भी देखिए। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मेरे सपने की बात कर रहे थे, अपने सपने की बात कर रहे थे। चलिए, उनका सपना अब क्या था ये तो शायद पता ना लगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिनका सपना था वो तो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सपना देखा था कि किस तरह से वो बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे, दीदी को हराया है। देवेंद्र, एक बार लौटते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया था एक महिला कैंडिडेट का जिसका नाम है अग्निमित्रा पॉल। अब वो विधायक भी बन चुकी है, एक बड़ी फायर ब्रांड नेता भी है। अगर महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो क्या लगता है कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन बंगाल में दिया जा सकता है जिसका मैसेज आने वाले चुनाव तक जाए, जिसमें 2027 में यूपी का चुनाव भी है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था जीत के बाद कि इसका असर, यानी बंगाल के चुनाव का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा?
देवेंद्र, आपको आवाज आ रही है? तो हम देवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के साथ उनकी मुलाकात हुई, एयरपोर्ट पर उनकी पीठ थपथपाई गई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणेश्वर पहुंचे, मां काली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीधे वो सॉल्टेक में मौजूद नोवाटोल पहुंचे हैं, जहां पर यह अहम बैठक होने जा रही है। उनके साथ उनके गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। और साथ ही अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से और साथ ही मेरे सहयोगी पवन नारा से, दोनों ने इस बात को लेकर कोई भी संशय नहीं रखा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही बनने जा रही हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आज उनको चुना जाएगा विधायक दल के नेता, और उसके बाद यह जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। कल शपथ ग्रहण है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। पवन, यह सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि यह सवाल मैंने देवेंद्र से पूछा था, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल का नाम हो रहा है और तमाम जो महिला यहां पर जीतकर आई हैं, महिला नेता जीतकर आई हैं, विधायक बनकर आई हैं। बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या यहां पर एक मौका या संदेश देने का एक कह सकते हैं अच्छा अवसर है, जहां पर महिलाओं को अगर यहां पर जगह दी जाती है, डिप्टी सीएम बनाया जाता है या फिर और ज्यादा यहां पर मंत्री पद दिया जाता है, तो उसका मैसेज सीधा उन महिलाओं के लिए भी है जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए वोट करेंगी। चाहे उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर लेते हैं, 2027 में वहां चुनाव है। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि इसका असर, बंगाल के चुनाव का असर, जीत का असर उत्तर प्रदेश तक जाएगा। बिल्कुल अमित, आप जो कह रहे हो पॉलिटिकल समझ ये कहती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर महिला पर अच्छी पकड़ ममता बनर्जी की मानी जाती थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो अब हार चुकी हैं। महिलाओं ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया है और महिला समर्थन में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा आरजीकर में जो न्याय नहीं हुआ और जिस तरीके से लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी सभी आरोपियों को बचा ले गई जो उनके सिंडिकेट के आदमी थे। तो एक महिलाओं का सेंटिमेंट अगर किसी एक महिला ने रिप्रेजेंट किया है तो वो आरजीकर की रत्ना देवनाथ हैं, आरजीकर की डॉक्टर मां की जो पानीहट्टी से जीती हैं, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना हमें लग रहा है कि बहुत प्रो फीमेल एक स्टैंड होगा जो बीजेपी लेगी। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल की बात करें तो पवन, इन नामों पर हम आगे थोड़ा चर्चा करते हैं, लेकिन ना कुछ रिएक्शंस आने लगे। तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं नोवाटोल में, जरा सुनते हैं उनकी बात। सीएम है, दोनों को जिम्मा दिया है पार्टी की ओर से। अभी चर्चा करके बहुत जल्द ही बता दिया जाएगा, बहुत जल्द ही घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पर्टिकुलरली अगर आपकी खुद की बात करें तो कितना ये लग रहा है, क्योंकि एक संघर्षमय रहा है ना, आप लोगों ने सोचा था कि पश्चिम बंगाल नहीं, ये तो पार्टी का विषय है, इसलिए पार्टी ही तय करेगी और पार्टी के जिन लोगों को जिम्मा दिया गया है उन लोग ऑफिशियल घोषणा कर देंगे। लेकिन बहुत जल्द बंगाल की जनता जो चाह रही थी वो होने वाला है। तो यहां पर आपने सुना, बंगाल की जनता जो चाह रही थी वही होने जा रहा है। हालांकि कोई भी विधायक यहां पर तो ये नहीं बोलेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या है, लेकिन पवन बोल सकते हैं। पवन, बहरहाल आप अपनी बात रख रहे थे, आपने एक नाम लिया जो आरजीकर में पीड़िता थी, अभया थी, उनकी मां है, वो भी पानीहाटी से जीतकर आई हैं, रत्ना देवनाथ, उनका आपने नाम लिया। इसके अलावा और कौन महिलाएं इस तरह के विधायक हैं जो जीतकर आई हैं, जिनको जगह मिल सकती है, या फिर आपको लगता है कि कितने ऐसे महिला कह सकते हैं विधायकों को जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में? देखिए, इस बात में कोई शंका नहीं, कई महिला मंत्री होंगी क्योंकि 30 से ज्यादा महिला विधायक जीतकर आई हैं। महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है। चुनाव के बीच महिला आरक्षण की बात बीजेपी की तरफ से की गई थी। चूंकि 294 में से 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है और चूंकि हम दिल्ली से आए हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह दें कि हम सभी महिलाओं को जानते हैं और यहाँ की लोकल इक्वेशन को जानते हैं, वो थोड़ी सी नासमझी होगी। पवन, मैं माफी चाह रहा हूं, एक आपको फिर से मैं रोक रहा हूं क्योंकि यहां पर तस्वीरें आ रही है दक्षिणेश्वर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा की है और यहां पर उनके साथ शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य भी मौजूद है। तो दक्षिणेश्वर मां काली की पूजा अर्चना की है गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणेश्वर जाके। तब से थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, एयरपोर्ट से सीधा दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी गए थे और यहां पर मां काली की उन्होंने आरती उतारी, आशीर्वाद लिया है। और यहां पर आपको गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे। तो लगातार शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मौजूद है और जब वो वापस मीटिंग के लिए होटल आए थे तब भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के गाड़ी में थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ठीक उनके पीछे आ रहे हैं
और ये गर्भगृह है मंदिर का, जहां पर मां काली की आरती उतारी जा रही है और बंगाल की संस्कृति में दक्षिणेश्वर का एक बहुत अहम स्थान है। पवन, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बहुत से ग्राउंड पर ऐसे लीडर्स हैं जो संदेश खाली की एक विक्टिम है, जिसको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था, वो हार गई थी, लेकिन अब की बार विधायक के तौर पर वो जीतने में कामयाब रही हैं। स्वपन दास गुप्ता एक बड़ा नाम है, भद्रलोक को रिप्रेजेंट करते हैं, रास बिहारी से जीते हैं, उनका भी एक कैबिनेट बर्थ यहां पर देखा जा रहा है। जो इस तरह के कई नाम हमारी जुबान पर आ रहे हैं, ये वो प्रोमिनेंट लीडर हैं। उमेश राय की मैं बात कर रहा हूं। उमेश राय कोलकाता हावड़ा उत्तर से जीते हैं, वही हावड़ा जहां जीटी रोड पर रामनवमी के जुलूस को लेकर दंगा हुआ था, वही हावड़ा जहां पर वोटरों को निकलने नहीं दिया जाता था। पूर्वांचल मतदाताओं की बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं, तो पूर्वांचल चेहरे के तौर पर उमेश राय एक हो सकते हैं। मानिक तल्ला से एक विधायक है जिनका नाम अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, वो एक बड़े दावेदार है। मानिक तल्ला वो इलाका है सेंट्रल कोलकाता का जहां का व्यापारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर बदलाव होना बड़ी बात है। शशि पांजा वहां से चुनाव हार गई, तो एक मिनिस्टर को हराया है, तो वो एक इक्वेशन है। तो बहुत सारी परम्यूटेशन एंड इक्वेशन है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी माना जाता है वो बहुत कैलकुलेटेड चुनाव लड़ती है, तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से मिनिस्ट्रियल बर्थ पर भी चर्चा हो चुकी है, जिसकी फाइनल तस्वीर आज आपको शाम तक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई देगी और कल फुल फ्लेज्ड कैबिनेट यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देगा। कोई उधार नहीं होगी कि बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, ये हम पूरी आश्वस्त होकर 100% कह रहे हैं। अच्छा, एक बात तो है कि क्योंकि आपने उत्तर बंगाल का भी लगभग दौरा किया, आप उसके बाद दक्षिण बंगाल में भी आप काफी ज्यादा रहे, जंगल महल की तरफ भी आप गए हैं, तो इन इलाकों में जब गए होंगे तो इन लोगों से जब बात हुई होगी, क्या उनके अंदर ये एक ख्वाहिश थी कि सरकार अगर बीजेपी की भी बन रही है या जो भी बन रही है सरकार बने, उनका भी कोई ना कोई नुमाइंदा होना चाहिए? और क्या बीजेपी इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे उत्तर बंगाल हो, पहाड़ हो, जंगल महल का इलाका हो, हर इलाके से एक एक व्यक्ति को यहां पर रिप्रेजेंटेशन दे, इस तरह के गुलदस्ता तैयार करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, जो रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं या क्या है कि क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जरूर होगा। बांकुरा, पुरुलिया, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, ये वो इलाके हैं। बर्धमान जिसको हम भूल रहे हैं, 16-0 पर टीएमसी थी, अब की बार 14-2 हो गया, बिल्कुल पलट गया। लोगों की जहां तक आप बात कर रहे तो पूरा चुनाव डर के साए में हुआ, जहां लोग वोटिंग से पहले तक ये खुलकर नहीं बोल पा रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए। वो 23 तारीख के बाद हमने तस्वीर बदलते हुए देखी, तो वो फिलहाल वोटर के तौर पर लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। वो भूल गए कि कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बदल भी पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। लेकिन जो लहर थी वो बदलाव के लिए लहर थी कि भाई ये हटाना है, बाद में देखेंगे कि बनेगा कौन। तो उस तरह का जब अब बनेगा कौन, लेकिन एक बात से तो पर्दा लगभग आप लोगों ने हटा दिया है पवन, आपने भी, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े थे, उन्होंने भी हटा दिया। तस्वीरों में आपने देख लिया कि गृह मंत्री के साथ लगातार शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, तो बस शायद औपचारिकता बची हुई है। अब थोड़ी देर में जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद आप कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर पता लग जाएगा कि आखिरकार बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी करीब करीब तय माने जा रही है और तमिलनाडु का अब हम हाल आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में फिलहाल क्या चल रहा है। तमिलनाडु में इस वक्त सस्पेंस बरकरार है और दूसरी तरफ बंगाल में जैसा बता रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब टीवी के चीफ विजय अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि वीसीके ने विजय को समर्थन देने के लिए आज शाम 5 बजे कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीसीके पर भी सभी नेताओं के साथ मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद टीवीके के समर्थन पर अंतिम फैसला होगा। वीसीके ने कहा है कि जो भी वामपंथी दलों का फैसला होगा वही उनका भी फैसला होगा। वीसीके के पास 2 विधायक हैं जबकि लेफ्ट के पास 4 विधायक हैं। टीवीके के 107 विधायकों को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और ये आंकड़ा 112 तक पहुंचता है। विजय को बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, लेकिन विजय अभी भी 6 विधायकों का समर्थन तलाश रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्टालिन का लग रहा है अभी भी खेल बाकी है, अभी स्टालिन का बदला भी बाकी है। उसके पीछे कारण यह है कि नंबर गेम तो फंस गया है और विजय का नंबर गेम ऐसे फंस गया है कि 107 सीटें उनकी, 5 कांग्रेस का समर्थन के साथ 112 का आंकड़ा तो वो छू ले रहे हैं, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है 118 का, उससे 6 कदम अभी दूर है।
तो विजय को 6 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब ये 6 विधायकों का समर्थन उन्हें कहां से मिलेगा? अब विजय की ताजपोशी अगर होनी है तो फिर उन्हें लेफ्ट का साथ भी चाहिए। लेकिन इधर एक नई कहानी और शुरू हो गई है। नई कहानी यह है कि डीएमके और एआईडीएमके का अगर गठबंधन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में विजय सत्ता से बाहर हो जाते हैं। पर यह भी तय है कि अगर जनता के मैंडेट को अस्वीकार किया जाता है तो फिर ऐसे में विजय के सभी विधायक इस्तीफा भी दे सकते हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़े हुए हैं। राघवन, पहले तो ये बताएं क्या हलचल हो रही है, कौन किससे मुलाकात कर रहा है, कहां मीटिंग चल रही है? जी देखिए, सबसे 3 जरूरी मीटिंग्स आज चेन्नई में चल रही है। पहली मीटिंग जो है वो सीपीएम की है, जो करीब 10:15 बजे शुरू हुई थी और वो लगातार उस पर चिंतन मंथन हो रहा है कि उनका फैसला क्या होना चाहिए। इसके अलावा सीपीआई और वीसीके और आईयूएमएल, ये 4 पार्टियां हैं जिनके पास कुल मिलाकर 8 एमएलए हैं। इन चारों पार्टियों को कल जब विजय को दूसरी बार गवर्नर ने मना कर दिया, उसके बाद पर्सनली जो टीवीके के लीडर्स हैं इन चारों पार्टियों के नेताओं से मिले। विजय के हस्ताक्षर वाली एक समर्थन की अपील करने वाली चिट्ठी जो है इन चारों दलों को सौंपी गई है। आईयूएमएल ने बहुत साफ कह दिया है कि वो कल भी डीएमके के साथ थे, आज भी डीएमके के साथ हैं और कल भी डीएमके के साथ रहेंगे। अगर स्टालिन चाहेंगे तो वो टीवीके को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। ये आईयूएमएल का स्टैंड है, क्योंकि उनके दोनों विधायक जो हैं वो मेरा सवाल आपसे ये है, जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? बड़ी खबर आपको दे दी, एआईएडीएमके ने डीएमके के साथ आने के संकेत दे दिए हैं। एआईएडीएमके में नंबर 2 थंबी दुरई ने बड़ा बयान दिया है, सही समय पर सरकार बन सकती है। थंबी दुरई का कहना है एआईएडीएमके ने सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। ये राघवन, थंबी दुरई का ये कहना सही समय पर सरकार बन जाएगी, इसका मतलब ये है कि बात कहीं तो पूरी हो गई है। देखिए, ये बात कल एडप्पाडी पळनिस्वामी जो एआईडीएमके के महासचिव हैं, उन्होंने रिसोर्ट में अपने एमएलए से भी कही। उन्होंने कहा कि आप सब एकजुट रहें, बस एक जो गुड न्यूज़ है वो कभी भी मिल सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चर्निंग चल रही है। लेकिन ये तभी डिपेंड करेगा मीनाक्षी, जब जो 3 मेन पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां भले ही हो लेकिन बहुत मुख्य भूमिका में अभी है, वीसीके, सीपीआई और सीपीएम, ये तीनों पार्टियां क्या स्टैंड लेती हैं। अगर इनके 6 विधायक टीवीके को समर्थन करने के लिए राजी हो जाते तो फिर एआईडीएमके डीएमके का गठबंधन करना या मिलना या बातचीत करना उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि ये तीनों पार्टियां तकरीबन 25 सालों से डीएमके के गठबंधन का हिस्सा है, हमेशा डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं। और डीएमके के जो नेता हैं एमके स्टालिन, उन्होंने इन तीनों पार्टियों के नेता है, जब ये मिलने गए थे कल उनसे, तब उनसे कहा था कि आप अपना जो फैसला है, क्योंकि आपकी पार्टी का फैसला है, आपको लेना होगा, लेकिन आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो क्या ये एक संकेत है कि किस तरह से अगर एआईडीएमके कोशिश करती है सरकार बनाने की तो क्या डीएमके उनको समर्थन करेगी? और ये तभी संभव हो पाएगा मीनाक्षी, जब बाकी सारे घटक दल एक साथ एकजुट होकर विपक्ष में लामबंद कर जाएं और विजय को सरकार बनाने से रोक लें। नहीं, लेकिन फिर एआईएडीएमके और डीएमके अगर मिल जाती है तो इतना तो तय है कि इनके पास संख्या बल पूरी हो जाती है। लेकिन फिर विजय क्या करेंगे? 107 सीटों का जनता का मैंडेट जो उन्हें मिला है, फिर वो क्या करेंगे? जी देखिए मीनाक्षी, अगर एआईडीएमके और डीएमके दोनों सिर्फ साथ मिलते हैं तो उनके पास 106 विधायक होंगे। विजय के पास 108 है, टेक्निकली 107 है। तो उस लिहाज से अगर दोनों दल की बात कर लें तब भी विजय से उनके विधायक दल की संख्या कम होगी। लेकिन ये तभी संभव होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब डीएमके के गठबंधन की बाकी पार्टियां, जिसमें वीसीके है, सीपीआई है, सीपीएम है, आईयूएमएल है, और उस तरफ एनडीए गठबंधन की कम से कम 2 पार्टियां जिसमें एएमएमके है और पीएमके है, ये सब साथ आना जरूरी है। क्योंकि एआईडीएमके को अगर समर्थन डीएमके किसी भी सूरत में करेगी तो पहली शर्त होगी कि उसको एनडीए से बाहर होना होगा। बीजेपी का सिर्फ यहाँ पर एक विधायक है, तो एआईडीएमके के लिए वो मुश्किल नहीं होगी, वो बीजेपी को डंप कर डीएमके के समर्थन के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है कि जब सारी पार्टियां एक साथ आएगी। क्या बीजेपी अगर उस फ्रेम में रहती है तो क्या आईयूएमएल और बीजेपी साथ आएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसलिए बीजेपी को इस
गठबंधन से बाहर जाना होगा। तो ऐसे तमाम अटकलों के बीच में अभी सबकी नजरें जो फिलहाल टिकी हुई है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें तो ये 3 पार्टियां जिनके ऊपर दबाव है, शीर्ष नेतृत्व पोलिट ब्यूरो जो है सीपीएम का एमए बेबी, उनका यह कहना है कि ये मैंडेट विजय के लिए है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि स्टेट लीडरशिप जो है विजय को समर्थन करेगी। कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन स्टेट लीडरशिप क्योंकि स्टालिन से बंधी हुई है, इसलिए वो अभी तक फैसला लेने में कोई फैसला लेने में अभी तक उनको जो है। तो मुझे ये बताएं कि 59 डीएमके के जो अभी हम डेटा चला रहे हैं, 59 डीएमके के, सीपीआई के 2 के, आईयूएमएल के 2, सीपीएम के 2, वीसीके के 2 और डीएमडीके के 2, अगर इनको सब जोड़ देते हैं, और इतना इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस पहले ही अपने समर्थन का लेटर टीवीके को दे चुका है, तो क्या कांग्रेस फिर अपने समर्थन का लेटर लेके डीएमके के पास आएगा या फिर वो इस सत्ता से बाहर रहेगा? नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इतना साफ है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है आज पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रही है। उनका ये कहना है कि जो गवर्नर हैं वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के मुखिया को सीएम बनने का न्योता दिया जाना चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। और फ्लोर ऑफ द हाउस में वो मेजॉरिटी प्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नर को कम से कम मूव करना चाहिए। अगर गवर्नर ये न्योता दे देते तो जाहिर सी बात है, जब पावर आ जाती है हाथ में तो फिर बहुत सारी पार्टियां, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो लामबंद हो जाएगी विजय के पास में, और विजय भी इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर टीवीके की तरफ से यह कह दिया गया है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है जहां पर डीएमके और एआईडीएमके मिलकर सिर्फ उनको रोकने के लिए सरकार बनाते हैं, तो वो 107 एमएलए एक साथ रिजाइन कर देंगे। और दूसरी बात, जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सीनियर लॉयर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके संपर्क में टीवीके के लोग हैं और एक लीगल मैं इसको थोड़ा समझती हूँ आप से राघवन। सबसे पहली बात तो ये, जरा हम ये जो कैलकुलेशन पूरा कर रहे हैं 73 का डीएमके अपने अलायंस के साथ, इसमें जरा हम कांग्रेस को माइनस करके चलें। अगर हम कांग्रेस के 5 विधायकों को माइनस कर देते हैं तब तो फिर ये आंकड़ा और कम हो गया। अब इसमें अगर हम इधर 53 एआईडीएमके अपने सहयोगियों के साथ जहां पर आकर खड़ी होती है, और फिर उसमें हम डीएमके गठबंधन माइनस कांग्रेस का आंकड़ा देखते हैं, तो ये 121 पर आता है। ठीक राघवन, अगर मैं ठीक समझ रही हूं तो अगर ये आंकड़ा 121 पर आ रहा है तो भी ये मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, सिर्फ उस परिस्थिति में कि सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, डीएमडीके और आईयूएमएल ये सब एक साथ आकर खड़े हो जाएं माइनस कांग्रेस। बिल्कुल, उसमें पीएमके को भी आपको शामिल करना होगा, 4 विधायक उनके भी हैं, तो 121 तभी डीएमके, एआईडीएमके प्लस ऑल अदर स्मॉलर पार्टी, ये सब मिलाएंगे तभी 121 तक आंकड़ा पहुंचेगा। अगर उसमें से आप बीजेपी को 1 माइनस कर देंगे तो 120, अगर सब लोग मिल जाएंगे तो 120 जो है वो संख्या बल आएगा, जो सामान्य बहुमत से 2 ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है। टीवीके के लोग लगातार एआईडीएमके के एक धड़े के संपर्क में, हमने बहुत ये रिपोर्ट आपने भी देखा होगा कि रिपोर्ट की थी कि जो एक सीवी षणमुगम के नेतृत्व में एक बड़ा धड़ा जो है एआईडीएमके का टूटने को तैयार है। तो पहले तो येडेपाड़ी पलनीस्वामी के सामने ये चुनौती है कि उस धड़े को टूटने से बचाएं। उसके बाद जब ये तीनों पार्टियां, जो वीसीके है, सीपीआई, सीपीएम, अगर ये फैसला कर लेते हैं कि हमको विजय की पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, उसके बाद जो है वो असली खेल शुरू होगा। उसके बाद डीएमके के लोग जो है वो ये विचार करने बैठेंगे कि क्या उनको आउटसाइड सपोर्ट एआईडीएमके को देना होगा। उसके बाद एआईडीएमके के नेता जो पलनीस्वामी हैं वो गवर्नर से मिलने आएंगे। वो कहेंगे कि चूंकि पहली जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए आप मुझे न्योता दें, मैं सरकार बनाना चाहता हूं, मेरे पास इतने विधायकों का आउटसाइड सपोर्ट है। उस आउटसाइड सपोर्ट के हिसाब से क्या एआईडीएमके की सरकार यहां पर बनेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले ये जरूर कोशिश की जा रही है टीवीके की तरफ से कि इन तीनों पार्टियों को किसी तरह मना लिया जाए। देखिए, गठबंधन धर्म का, राघवन, अगर गठबंधन धर्म का किसी ने उल्लंघन किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं जितना भी ये जोड़ और घटाव कर रही हूं राघवन आपके साथ मिलकर, इसलिए ये मैं माइनस कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही हूं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले गठबंधन धर्म को धोखा दिया है। पोस्ट पोल अलायंस इन्होंने टीवीके के साथ किया है। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने स्टालिन का साथ छोड़ा है और इसका इंपैक्ट इंडिया अलायंस में दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। ममता बनर्जी से मिलकर लौटे अखिलेश यादव ने एक तस्वीर पोस्ट की है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने जो तस्वीर डाली है उसमें 2 चेहरे हैं। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव स्टालिन से मिल रहे हैं। लेकिन ऊपर जो कैप्शन उन्होंने दिया है वो देखने वाला है, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें।
अगर बड़ा तंज राहुल गांधी पर अब तक किसी अलायंस पार्टनर ने किया है तो वो अखिलेश यादव हैं। और ये क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गठबंधन धर्म से उन्होंने किनारा कर लिया और कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों ने सीधा सीधा समर्थन टीवीके को दे दिया। बहुत जल्दबाजी कर दी उन्होंने, अभी तो वो भी ये एनालाइज कर रहे होंगे। इधर तमिलनाडु के बाद केरल की भी बात कर ले, जहां यूडीएफ को बहुत पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी सीएम का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। कल केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया। मीटिंग में हाईकमान को सीएम के नाम पर फैसला लेने का प्रस्ताव पास किया गया। खबर है कि केरल कांग्रेस के सीनियर लीडर वीडी सतीशन ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। And I think nothing could have happened in a quicker manner. So whatever days, whatever hours we had, we have fully utilized that, and we have submitted our report to the Congress President. रेजोल्यूशन भी पास करवा के दिया गया। Resolution has been passed. One-line resolution has been passed by the entire CLP unanimously, authorizing the Congress leadership to select the CLP leader, and that resolution, copy of that resolution also has been handed over. After that, we had held one-to-one discussions with individual MLAs, and whatever they have said, we noted it down. It is not only the names; many people had many things to say. We have noted it down and we have submitted it to the High Court. Sir, when we can expect the declaration? Sir, when we can expect the declaration? As far as माइक नीचे करो यार, अरे माइक नीचे करो, 939। as I said, we haven't wasted even. हमारे सहयोगी विजयलक्ष्मी पहुंच चुकी है। वीडी सतीशन तो दावा ठोक रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकल रहा है विजयलक्ष्मी? देखिए मीनाक्षी, वीडी सतीशन दावा जरूर ठोक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अलाय पार्टनर हैं यूडीएफ के, वो सारे जो हैं वो वीडी सतीशन के साथ खड़े हैं। अगर आईयूएमएल की आप बात कर लीजिए या केरला कांग्रेस जोसेफ जो है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यूडीएफ के अलाय पार्टनर्स हैं, ये सब सतीशन के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो ज्यादातर एमएलएज हैं उनका समर्थन कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केरल से आते हैं केसी वेणुगोपाल के साथ है। बताया जा रहा है 63 के करीब 63 एमएलएज कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए हैं केरला में, उसमें से 43 विधायक जो हैं वो केसी वेणुगोपाल के साथ खड़े हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों से आ रही है। और फिर 10 से 15 के करीब जो विधायक हैं, अगर ओवरऑल यूडीएफ को देखा जाए तो 20 प्लस के करीब का आंकड़ा रमेश चेन्नितला का बताया जाता है। लेकिन जिस तरह का सपोर्ट उनको वीडी सतीशन को आईयूएमएल और बाकी अलाय पार्टनर से मिल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी एक फिक्स में यहां पर जरूर नजर आ रही है। अब अंतिम फैसला जो है उसमें राहुल गांधी की भूमिका बहुत अहम होगी, क्योंकि विधायकों का समर्थन जरूर केसी वेणुगोपाल के साथ है, लेकिन एक अहम जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल के साथ के पास केंद्र में है। वो संगठन के महासचिव हैं, संगठन सृजन का अभियान तमाम जो चला उसमें उनकी भूमिका अहम थी। और राहुल गांधी के वो बहुत बड़े विश्वास पात्र नेता हैं। राहुल गांधी इतना ब्लाइंडली किसी और कांग्रेस के नेता पर भरोसा नहीं करते जितना वो केसी वेणुगोपाल करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी एनालिसिस कर रहे हैं विजयलक्ष्मी कि अगर 43 विधायक ऐसे हैं जो सीधे सीधे केसी वेणुगोपाल के समर्थन में हैं, तो फिर तो वीडी सतीशन खेल खराब कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और अगर वाकई में एयूएमएल जो है भाई मुस्लिम लीग अगर ये कह चुकी है कि वो केवल वीडी सतीशन के नाम के साथ ही जा रही है, तब तो फिर वीटो केसी वेणुगोपाल के पास हो सकता है कि भाई इतने विधायक मेरे समर्थन में है तो फिर मेरे कहे के हिसाब से आपका नेता होना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब जो की है ना वो राहुल गांधी के पास है, क्योंकि अब राहुल गांधी को तय करना होगा। अगर उन्होंने तय कर लिया केसी वेणुगोपाल को भेजना है तो कांग्रेस आला कमान का बहुत सारे उदाहरण है, राजस्थान का उदाहरण है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, वहां पर 2-2 नेता हैं। और अब कर्नाटक में भी जो कांग्रेस पार्टी की विद इन फाइट चल रही है, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, तो हर जगह एस्पिरेशन जो है सबके होते हैं। और यहाँ पर भी केरलम में क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वीडी सतीशन थे और ऐसा माना जाता है कि जो ग्रास रूट का सेंटिमेंट है वो वीडी सतीशन के साथ है। एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन केरलम में उन्होंने नैरेटिव जो है वो लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ बनाने में एक अहम भूमिका निभाई
भाई और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट का सेंटिमेंट है, वो जरूर उनके साथ अलाइन होता नजर आता है अलॉन्ग विद ऑल दीज एलाय पार्टनर्स ऑफ यूडीएफ। लेकिन केंद्र की बात करें या जो ज्यादातर चुने हुए विधायकों की बात करें, उनका पलड़ा जो है वो केसी वेणुगोपाल के साथ है। लेकिन अब इसमें अहम भूमिका राहुल गांधी की होगी। अगर राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल की भी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बनकर जाएं, लेकिन राहुल गांधी अगर केसी वेणुगोपाल वो तैयार हैं कि कोई और नया संगठन महासचिव आए, किसी और व्यक्ति पर वो भरोसा जताएं और केरलम में भेज दें, तो केसी वेणुगोपाल ही अगले मुख्यमंत्री केरल के होंगे, क्योंकि विधायकों का समर्थन उनके साथ है। और अगर केसी नहीं बने तो कोई ऐसा व्यक्ति ही बनेगा, जिसमें रमेश चेन्नीतला का नाम चल रहा है, जिसका समर्थन केसी वेणुगोपाल का हो। तो ऐसे में संभावना इसी बात की है कि अगर केसी नहीं तो शायद रमेश चेन्नीतला जो हैं उनको कांग्रेस पार्टी जो है। 3 नाम अभी आपने विजयलक्ष्मी दिए हैं, राघवन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहला नाम तो खुद केसी वेणुगोपाल का है, जिस पर सहमत नहीं है अगर अलायंस पार्टनर की हम बात करें। दूसरा नाम आता है वीडी सतीशन का, जिस पर अलायंस पार्टनर तो सहमत है, लेकिन यहाँ पर केसी वेणुगोपाल का वीटो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ये कमान संभालना चाह रहे हैं। इसमें एक डार्क हॉर्स की तरह पे अब ये जो तीसरा नाम है चेन्नीथला का, वो दिखाई दे रहा है। तो तीनों में से पावरफुल नेम जिसमें अलायंस भी पार्टनर भी समझौता कर ले, तो वो नाम कौन सा हो सकता है? देखिए, ये जो जिस समझौते की आप बात कर रही हैं, वो विधायक दल की बैठक में भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। विजयलक्ष्मी ने बिल्कुल ठीक कहा, 43 विधायकों के साथ सबसे बड़ा संख्या बल अगर विधायकों के लिहाज से बात करने तो वो केसी वेणुगोपाल के पास है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले कम से कम 5 एमपी ऐसे थे केसी वेणुगोपाल के साथ, जो एमपी पद को छोड़कर एमएलए लड़ना चाहते थे, क्योंकि हवा दिख गई थी कि वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बनेगी। तो उस वक्त भी हमने देखा था कि बहुत बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद फैसला ये लिया गया था कि जो एमपी हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, जो एमएलएस हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा। लेकिन अब बाजी पलटती हुई दिख रही है। एक केसी वेणुगोपाल अपर हैंड है, उनका राहुल गांधी के साथ बहुत प्रॉक्सिमिटी है, और जब बात विधायकों की आ जाएगी तो केसी को, लेकिन जो आईयूएमएल के घटक, जो यूडीएफ के घटक दल हैं, जिसमें आईयूएमएल, केरला कांग्रेस जो है, उनके बाकी जो पार्टियां हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि वीडी सतीशन वो चेहरा थे जिनके चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 5 साल उन्होंने यहाँ पर एलडीएफ के साथ जो है मोर्चा संभाला, उनके खिलाफ चुनाव को पिच किया, मैनेज किया, डिजाइन किया। उसके बाद अब उनको मक्खी तक की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है, तो ये एक गलत मिसाल पेश की जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा दबाव कांग्रेस आलाकमान पर है कि उनको वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल से किससे चुना चाहिए। रमेश चंद्रा सीनियर लीडर हैं, उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी के साथ जो उनकी जो केमिस्ट्री है वो शायद उनका भला कर देगी, और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों किसी तरह से दोनों में बहुत जबरदस्त भिड़ंत हो जाए, जिसके बाद एक तीसरे कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में रमेश चेन्नीतला का नाम सामने। हालांकि जो विजयलक्ष्मी अभी तक राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां पर उन्होंने मामला सुलझाने की कोशिश की है, वहां पर मामला उलझा ही है। राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो मामले उलझे ही हैं। अब यहां पर वो मामला सुलझा पाएंगे या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। बिल्कुल, देखिए, और जहां तक, क्योंकि यहाँ पर जो है मीनाक्षी, आपको ये जरूर समझना होगा कि जो पिछले केसेस थे वहां पर राहुल गांधी का एक पर्सनल आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केसी वेणुगोपाल, अक्सर आपने उनको देखा होगा संसद में राहुल गांधी को जब तक डिफेंड करते रहते हैं केसी वेणुगोपाल। एक बार तो लोकसभा स्पीकर ने उनको कहा कि राहुल गांधी खुद अपने लिए अपनी बात कह सकते हैं, आप बार बार खड़े होकर उनको डिफेंड ना करिए। और राहुल गांधी का बहुत भरोसा है केसी वेणुगोपाल पर। आज की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी में किसी पर राहुल गांधी को एकदम ब्लाइंडली फेथ है, वो केसी वेणुगोपाल हैं। और ऐसे में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, संगठन की काफी सारी अहम जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल पर है। तो अगला केरल का मुख्यमंत्री बेशक से केसी वेणुगोपाल के समर्थन में विधायकों का जो नंबर है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको टिकट दिए गए एमएलए के, वो केसी वेणुगोपाल के समर्थन के खेमे के ज्यादा लोग थे। तो जाहिर तौर पर चुनाव के बाद उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा होना लाजमी था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी की भूमिका अहम होगी। उनको ही तय करना होगा कि क्या वो किसी और व्यक्ति पर विश्वास करके उसको संगठन महासचिव बनाकर केसी वेणुगोपाल को केरला की जिम्मेदारी देते हैं या नहीं देते हैं। केसी वेणुगोपाल चाहते हैं इस तरह की बात, हमें उनके इर्द गिर्द के तमाम लोग बताते रहते हैं कि वो इच्छुक हैं कि वो केरल में मुख्यमंत्री बनकर जाएं। होना, संगठन महामंत्री होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये बहुत बड़ा इनाम भी है।
तो फिर तो मेरा सवाल आपसे विजयलक्ष्मी ये होगा कि क्या इतना बड़ा मौका अपने इतने विश्वस्त और इतने भरोसेमंद आदमी के हाथ से जाने देंगे राहुल गांधी? क्या वो केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे? देखिए, वो केसी वेणुगोपाल को जरूर मुख्यमंत्री बनने देना चाहेंगे राहुल गांधी, और नंबर भी वहां से आ रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ वो यही है कि राहुल गांधी किसी दूसरे व्यक्ति को संगठन महासचिव के तौर पर अगर एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएं, कोई और चेहरा, हालांकि काफी सारे चेहरों पर कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि अगर केसी वेणुगोपाल हटे तो उनकी जगह पर ये संगठन महासचिव हो सकते हैं, लेकिन सारा खेल है राहुल गांधी के फेथ का। क्या वो अभी संगठन महासचिव का पद जो है वो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा होता है। कांग्रेस अध्यक्ष के बाद जो दूसरी अहम भूमिका, जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के पास होती है वो संगठन महासचिव की होती है। तो ऐसे में राहुल गांधी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो केसी वेणुगोपाल को जाने की इजाजत देते हैं कि वो केरलम में जाकर के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाएं, या फिर यहाँ पर वो उनको कहते हैं कि वो यहाँ डटे रहें और केरलम की जिम्मेदारी वो किसी और के हाथ में सौंपते हैं। तो विजयलक्ष्मी यही वो मौका है, फिर 29 से 1 साल पहले तो वो मौका भी नहीं रहेगा। तो अगर कुछ फेरबदल करना भी है तो ये वही एक मौका है। अब देखते हैं राहुल गांधी इसमें क्या करते हैं। हमारी नजर इस पे रहेगी। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका भी, राघवन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।